हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट स्कॉलर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड एट द सेम टाइम यू पीपल आर वेरी रेगुलर विद योर स्टडीज़। आज की वीडियो में हम बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करेंगे, जिसके बाद हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट ख़त्म हो जाएगा एक इस पर्टिकुलर यूनिट का। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम HRM स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं उसमें कमिटीज़ डिस्कस करेंगे। हम विल बी डिस्कसिंग अबाउट कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड एट द सेम टाइम विल बी डिस्कसिंग अबाउट बिजनेस एथिक्स। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स प्रिसाइजली। ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ साइडलाइन समझ के इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है कि इन तीनों का बेसिकली मतलब क्या है। और इन तीनों ही टॉपिक से क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जामिनेशन में, तो प्लीज़ टेक दिस टॉपिक्स अ बिट सीरियसली। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट अगेन अ रिमाइंडर फॉर यू ऑल, प्लीज़ share and subscribe the channel if you haven't subscribed yet. Let's proceed with today's first topic, that is committees. कमिटीज़ क्या होती हैं? ये जो टर्म है कमिटीज़, आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा, अपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, कई बार लोगों के मुंह से भी सुना होगा कि किसी एक प्रॉब्लम को समझने के लिए या किसी एक पर्टिकुलर इशू पे कोई जजमेंट के लिए कमिटी बनाई गई है। एक जनरल न्यूज़ की लैंग्वेज में होता है कि सरकार ने कमिटी गठित की है किसी एक प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए या किसी एक पर्टिकुलर इशू पे कंक्लूजन निकालने के लिए। ठीक है, तो ये कमिटीज़ गठित क्यों की जाती हैं, इन कमिटीज़ को सेटअप क्यों किया जाता है, ये समझने वाली बात है। और ये कमिटीज़ हैं क्या? किसी भी एक बड़ी बॉडी के अंदर जब एक छोटी बॉडी एज अ कमिटी बनाई जाती है, तो वो बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक प्रॉब्लम या इशू को डील करती है और उसको प्रॉपरली स्टडी करने के बाद उस पर कंक्लूजन्स पास ऑन करती है। और यही कंक्लूजन्स आगे बेस बनते हैं आगे डिसीजंस लेने के लिए और जजमेंट्स पास ऑन करने के लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लिखा है मैंने, दीज आर अ स्मॉल डेलिबरेटिव असेंबली यूजुअली इंटेंडेड टू रिमेन अ सबऑर्डिनेट टू अनदर लार्जर डेलिबरेटिव असेंबली। अब ये जो अनदर लार्जर डेलिबरेटिव असेंबली है, ये आपका गवर्नमेंट भी हो सकती है, आपका ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, आपका बिजनेस फर्म भी हो सकती है, या कोई भी एक इंस्टीट्यूट जो कि कमिटी सेटअप कर रही है किसी भी प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली स्टडी करने के लिए, वो बन सकती है आपकी लार्जर डेलिबरेटिव असेंबली, जिसके अंदर ये कमिटी सेटअप की जाएगी, जिसके अंदर ये कमिटी गठित की जाएगी। ठीक है, अब अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं कमिटी की, तो 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं: गवर्नेंस, रिसर्च एंड रिकमेंडेशन, कोऑर्डिनेशन एंड टेबलिंग। अगर हम सबसे पहले बात करें गवर्नेंस की, तो बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली द प्रॉब्लम इज एंड गवर्न इट अकॉर्डिंगली। रिसर्च एंड रिकमेंडेशंस में बेसिकली उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, उस इशू से रिलेटेड जो भी रिसर्च हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उस पर बेस्ड हम कुछ रिकमेंडेशंस पास ऑन करेंगे। उसके बाद आएगा कोऑर्डिनेशन। ये जो कमिटी ने जो भी रिकमेंडेशंस दिए हैं या जो भी सॉल्यूशंस दिए हैं, उनको हमें कह सकते हो कोऑर्डिनेट करना है आगे। जिस भी बॉडी ने हमें ये अथॉरिटी दी थी कि हम इस पे ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कैरी फॉरवर्ड करें। उसके बाद आएगा टेबलिंग। जो भी जजमेंट्स और रिकमेंडेशंस पास ऑन किए गए हैं कमिटी से, वो एक टेबलिंग के फॉर्म में आगे प्रेजेंट किए जाएंगे। अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज़ के बारे में, तो सबसे पहला आता है सब कमिटी। सब कमिटी बेसिकली जो जितनी भी नॉर्मली जो कमिटी सेटअप होती है, उनको आप सब कमिटीज़ ही समझ सकते हैं। बेसिकली दे आर अ सबसेट ऑफ द लार्जर कमिटीज़। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी गवर्नमेंट ने कोई कमिटी बनाई है, उस कमिटी के अंदर एक छोटी कमिटी और डिवाइस कर दे अगर वो मेन कमिटी, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो एज अ सब कमिटी वर्क कर रही है। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव कमिटीज़। अब एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ के पास प्रॉपर वेल डिफाइंड एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, जो कि चार्टर में या लॉज में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होते हैं। और इनका जो कह सकते हो, ये एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ एक फ्रीक्वेंट बेसिस पे, कंटिन्यूस बेसिस पे ऑर्गेनाइज होती है, सो दैट जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी पर्पस है या प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। फिर आता है स्टैंडिंग कमिटीज़। जो भी पार्ट्स हैं या जो भी स्कोप है, उनको प्रॉपरली डिटेलिंग करने के लिए उनकी हम स्टैंडिंग कमिटीज़
फॉर्मुलेट करते हैं। और उसके बाद लास्ट आता है वर्किंग कमिटी, जिसको हम एडहॉक कमिटी भी कहते हैं, जो कि एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे डील करने के लिए या एक तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डील करने के लिए बनाई जाती है, वो कहलाती है वर्किंग कमिटी। और उस जजमेंट के बाद, उस सोल्यूशन के बाद, उस रिकमेंडेशन के बाद द कमिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये बात हो गई कमिटीज़ के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? इट रेफर्स टू द वे अ कॉर्पोरेशन इज गवर्न्ड. It is the technique by which companies are directed and managed. It involves carrying on the business as per shareholders' desires. It clearly distinguishes between the owners and the managers. Simple language में अगर आप ये समझना चाहो तो जितने भी शेयर होल्डर्स के जो राइट्स हैं, जितने भी लोग आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, आपके कॉरपोरेशन में इन्वॉल्व हैं, उनके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेटअप किया गया था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि एक क्लियर एक डिस्क्रिमिनेशन हो सके कि ओनर्स कौन है और मैनेजर्स कौन है, और बेसिकली जो शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स को प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए हमें जो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट था इसको फॉर्मुलेट किया गया था। बेसिकली इसका काम था टू प्रिजर्व द राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। ये इसका बेसिक फंक्शन था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। लास्ट बात कर लेते हैं हम बिजनेस एथिक्स के बारे में। वो सारा कह सकते हो कोड ऑफ कंडक्ट या वो सारी जो एक कह सकते हो रूल्स हैं या जो भी एक तरीका है बिजनेस को रन करने का, कीपिंग इन माइंड द ह्यूमन वैल्यूज़ एंड कीपिंग इन माइंड द सोसाइटी, वो सब आएगा बिजनेस एथिक्स में, जिसमें आप अपने जो भी आपके कंज्यूमर्स हैं, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, उनको क्वालिटी सर्विस आपको प्रोवाइड करना है। कुछ भी ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं होना है कि आपके कस्टमर्स या कंज्यूमर्स का जो राइट्स हैं वो वायलेट हो या उनको कुछ हार्म पहुँचे। अगर हम एथिक्स की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स के बारे में, तो सबसे पहला है कंट्रोल बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। जितने भी हेरफेर होती है बिजनेस में, जितनी भी धांधली होती है, सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए हम बिजनेस एथिक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो एक मार्केट में अपने आप को स्टैंड करने के लिए, कंपेटिटर्स को नीचा दिखाने के लिए जो कंपनीज, जो ऑर्गेनाइजेशंस एक किसी भी लेवल पे जाने को तैयार रहती हैं, वो चीज़ को एक होल्ड लगाया जा सके और ये ध्यान दिया जा सके कि एक्चुअली कस्टमर्स के लिए क्या सही है एंड व्हाट शुड बी एक्चुअली प्रैक्टिस्ड। सेकेंड है बेटर रिलेशन विद एम्प्लॉयज़। जो एम्प्लॉयज़ थे उनके साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक बेटर रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर करेगा। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो बहुत हाई है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन, आप ये गारंटी नहीं कर सकते हो कि बहुत लंबे टाइम तक और बहुत अच्छे टाइम तक चल पाएगा, क्योंकि जो मैन पावर है ना आपका, जो एम्प्लॉयज़ है, वही आपका ट्रू एसेट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है एज एन ओनर और मैनेजर ऑफ अ बिजनेस। थर्ड कहता है इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्योंकि हर बिजनेस माल प्रैक्टिसेस को रेगुलेट कर दिया गया, उनको कंट्रोल कर दिया गया है, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि अब कस्टमर्स को क्वालिटी सर्विस मिलेगी, कुछ भी फेक प्रोडक्ट्स उनको नहीं मिलेंगे, कुछ भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स नहीं इन्वॉल्व होंगे उनके प्रोडक्ट्स में जो कि उनको हार्म कर रहे हैं। उसके बाद है इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो अगर कस्टमर आप सेटिस्फाई कर लेते हो तो एक ये टेंडेंसी बन जाती या एक चांस, बेटर चांस हो जाता है कि आपका कस्टमर आपके लिए लॉयल रहेगा। और अगर आपका कस्टमर आपके लिए लॉयल है तो लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हो। यू कैन बी वेरी श्योर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन दी लॉन्ग रन एज वेल। उसके बाद इम्प्रूव्स बिजनेस गुडविल। अगर आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है तो आपका गुडविल ज़रूर इंक्रीज होगा। मार्केट में एक वर्ड ऑफ माउथ जो जाएगा वो आपका गुडविल इंक्रीज करेगा। फिर है बेटर डिसीजन मेकिंग। सिंस यू हैव नथिंग हिडन फ्रॉम द कस्टमर्स, यू हैव नो डाउट्स अबाउट द प्रोडक्ट दैट यू आर मैन्युफैक्चरिंग, तो जो डिसीजन मेकिंग होगा वो आपका क्लियर होगा और फर्म होगा। आपको कुछ सेकेंड थॉट नहीं देना पड़ेगा सोचने से पहले। आपको एक डर नहीं होगा कि अगर आप ये स्टेप लोगे तो आपको ये लॉस हो सकता है या आपने कुछ गलत किया है तो वो सामने आ सकता है। और लास्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी। बिजनेस एथिक्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस होने के बाद जो एक सोसाइटी में प्रोटेक्शन का फीलिंग है वो क्रिएट हुआ था, बिकॉज नाउ द कस्टमर्स वर सेटिस्फाइड, द बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स वर श्योर दैट इफ दे आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विस टू द कस्टमर इज गोइंग टू रिटेन विद देम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ensuring a situation of higher profitability for them। तो
तो ऑल टुगेदर ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और कस्टमर्स के लिए भी, इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी एज अ होल। तो आई जस्ट होप आज के तीनों कंसेप्ट्स आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में we'll be starting with HRM. Thank you.